जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की ये जो क्लास है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक पर आधारित है और आज ही जो दूसरी क्लास आएगी यूनिट 9 के लिए वो इंटरनेट पर आधारित होगी, इंटरनेट टॉपिक से संबंधित है। अगली जो कल की 2 क्लासें हैं उनका भी जानकारी अभी आपको लग जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास जो इंटरनेट वाली है 2 बजे उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें उसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? भारत में आईसीटी की पहल, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रमुख नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती हैं, डाटा संचार, संचार माध्यम और विगत वर्षों में जो आयोग के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहे हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। साथ ही इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में आएंगी, इसमें सिर्फ थ्योरी रहेगी। एमसीक्यू सीरीज जो है वो इस सीरीज के कंप्लीट हो जाने के बाद कंप्लीट कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा। देखो, आप लाइक नहीं करोगे ना तो मेरा जो वीडियो है वो रीच नहीं करेगा, और रीच नहीं करेगा ना तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वीडियो क्यों बनाया जाए। 70 80 व्यूज मात्र आ रहे हैं। कम से कम ये संख्या 500 1000 के आसपास तो जानी चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वालिटी कंटेंट इतना अच्छा है, वीडियो टाइम टू टाइम आ रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की ठान रखी है कि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है ना। टाइम टू टाइम सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो पता नहीं क्या वजह है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखो, डाटा प्रस्तुतिकरण और विवरण हेतु कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के विकास, रखरखाव और उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी कहते किसे हैं? जिसमें डाटा का प्रस्तुतिकरण और वितरण हेतु कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के विकास, रखरखाव और उपयोग से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है ना, उसी को ही सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों की बात करें तो भारत नेट के माध्यम से देश की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। भारत नेट परियोजना जो है, कौन सी परियोजना? भारत नेट परियोजना। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। मेघराज योजना के अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करके ई सर्विस सुविधा सुनिश्चित करना है। कौन सी ई सर्विस? किसके माध्यम से? मेघराज योजना के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। तो पहली जो योजना है भारत नेट परियोजना, क्या हो रहा है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। और जो मेघराज योजना है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करके ई सर्विस सुनिश्चित करना है। अगला जो पॉइंट है, डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर सिस्टम, जिसमें डॉक्यूमेंट को ई डॉक्यूमेंट के माध्यम से रखना एवं शेयर करना आसान होगा। तो डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर जो सिस्टम है वो किस लिए है? डॉक्यूमेंट को ई डॉक्यूमेंट के रूप में माध्यम में रखना और शेयर करना। स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप है इसके माध्यम से नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निवारण करना। तो SBM स्वच्छ भारत मिशन जो मोबाइल ऐप है वो किस लिए है? नागरिकों की स्वच्छता संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण के लिए। ई हॉस्पिटल सिस्टम चलाया जा रहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी चलता है। यूपीआई, भीम, आधार द्वारा पेमेंट एवं मनी ट्रांसफर की भी सुविधा दी जा रही है। एनसीईआरटी के लिए ई पाठशाला का प्रयोग जरूर किया होगा कभी ना कभी आपने, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी के लिए ई पाठशाला प्रोजेक्ट में शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध कराना। तो ई पाठशाला एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित सभी बुक्स जो हैं पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं। भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, पेंशन, पासपोर्ट, वीजा, ई सनद भी शामिल है। अब हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है। पहले इसको देख लेते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है। समय की बचत हेतु, सूचना आपके द्वार हेतु, स्मार्ट लाइब्रेरी हेतु, मनोरंजन हेतु, रोजगार संभावनाएं, सूचना की सुरक्षा हेतु, व्यापार की सुविधा हेतु और शिक्षित समाज की संरचना हेतु। देखो, आईसीटी की आवश्यकता क्यों है, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है? सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोई भी कार्य करने में एक तो समय की बचत होती है। सूचना आपके द्वार हेतु मतलब सूचना सीधे स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। स्मार्ट लाइब्रेरी हेतु मनोरंजन का भी एक माध्यम है। रोजगार संभावनाएं भी है यहाँ पर। व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है और शिक्षित समाज की संरचना हेतु भी है आवश्यक है। समाचार पन्नों से बात करें तो इसको आप देखेंगे, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है
वो 25 और 26 अगस्त 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया है। कौन सा? 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है। अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की। कौन सा अधिनियम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये जो लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को। कब लागू किया गया? 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे आईटी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 94 धाराएं हैं और कुल 13 अध्याय हैं। कुल अनुसूची की बात करें तो 4 कुल अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 4 कुल अनुसूची हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पहली बार 2008 में संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पहली बार जो संशोधन है वो 2008 में किया गया है, और जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम है वो 2011 में बनाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2018 भी लाए गए। साथ ही आईटी अधिनियम में 2008 में संशोधन कर धारा 66A को जोड़ा गया। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया था। तो 2008 में 66A को जोड़ा गया था और श्रेया सिंघल मामले में 66A को रद्द कर दिया गया है। सीधी सी बात ये है। क्या याद रखना है? तो याद रखने के लिए आपको एक तो याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है? तो ये 2000 का है। कब लागू हुआ है? सन 2000 में ही लागू हुआ है। कुल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। कुल धाराएं 94 हैं। दूसरा, इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ है? 2008 में संशोधन हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 और 2018 के। धारा 66A जो है वो 2008 में जोड़ी गई है और 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले के द्वारा निर्णय के द्वारा हटा दी गई थी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का ही एक सब टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क। इसको बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है? जब किन्हीं भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को सूचना प्रदान करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है, इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। क्या होता है? जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है तो आप क्या कहते हो? हमारे फ्रेंडों का नेटवर्क है। ऐसे ही जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचना प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। आपस में किन्हीं भी डिवाइस को वायर या वायरलेस माध्यम से जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। जब किसी भी डिवाइस को वायर या वायरलेस किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के माध्यम से रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। तो नेटवर्किंग के माध्यम से क्या होता है? जो संसाधन होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। इसके द्वारा दो कंप्यूटरों के मध्य अधिक तेज गति से डाटा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा सकता है नेटवर्क के माध्यम से। अर्पानेट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। कौन सा है? अर्पानेट जो है वो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्पानेट। अर्पानेट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है और कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का संचार एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में होता है। तो पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में डाटा का संचार जो किस माध्यम से होता है, तो या तो एनालॉग या फिर डिजिटल संचार। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जा सकता है तो आपको टिक करना है अर्पानेट। क्या है? अर्पानेट। अब हम आते हैं नेटवर्क के घटक पर। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो पहला जो है सर्वर। सर्वर से कनेक्ट डिवाइस क्लाइंट्स के लिए सेवाएं देने के लिए उपयोग की जाती है। तो सर्वर से जो कनेक्ट होती है डिवाइस, वो क्या करती है? क्लाइंट को सेवा देने के लिए उपयोग में की जाती है। जैसे FTP सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया। ये क्या है? ये सर्वर हैं। सर्वर क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं क्लाइंट को सेवाएं देने के लिए। वर्क स्टेशन क्लाइंट। वर्क स्टेशन या क्लाइंट की बात करें तो सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा कंप्यूटर होता है। देखो क्या होता है, सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर जुड़ा होता है जो वांछित जानकारियों के लिए नेटवर्क सर्वर के रिसोर्स का प्रयोग करता है। यह सामान्यतः एक पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। क्या? वर्क स्टेशन। संचार माध्यम की बात करें, कम्युनिकेशन मीडियम, तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर के मध्य संदेश पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को कहते हैं संचार माध्यम। जैसे केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिकल हो गया, सैटेलाइट हो गई। ये क्या करते हैं? क्लाइंट और सर्वर के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को कहा जाता है कम्युनिकेशन मीडियम। इसमें क्या क्या आता है? केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिकल और सैटेलाइट हो गया। नेटवर्क कोड की बात करें तो नेटवर्क कोड क्या? नेटवर्क कार्ड है जो है कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। NIC को ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर, लैन अडाप्टर,
ब्रॉडबैंड कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आदि नामों से जाना जाता है। किसको? एनआईसी। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा संचार के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा संचार के नियम हैं उन्हीं को कहा जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, TCP, IP हो गया। इनको विस्तार से अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेटवर्किंग डिवाइस की बात कर लेते हैं। आपकी नेटवर्किंग डिवाइस में क्या क्या आता है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। देखो, नेटवर्किंग डिवाइस में वे डिवाइसें आती हैं, उपकरण आते हैं जिनका प्रयोग किस में किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में किया जाता है। जैसे हब हो गया, है ना क्या? जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ब्रिज, गेटवे और रिपीटर। ये सब क्या है? ये नेटवर्किंग डिवाइस हैं। एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। हब जो होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हब का। हब जो है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से जाना जाता है हब को। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो देख पा रहे हो, ये हब पोर्ट है। यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर इसमें जोड़े गए हैं। नेटवर्क के आकार को बढ़ाने के लिए हब का प्रयोग होता है। हब में कई सारे पोर्ट्स होते हैं। यह किसी भी एक पोर्ट में आने वाले डाटा पैकेट को अन्य सभी पोर्ट्स को भेजता है। यह रिसीविंग कंप्यूटर पर निर्भर करता है कि वह पैकेट उसके लिए है या नहीं है। हब को डम्ब डिवाइस या नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्विच की। ये जो देख पा रहे हो, ये इमेज डायग्राम, ये स्विच है, ये इंटरनेट है, नेटवर्क ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक को दो भागों में बांट के इसने दोनों कंप्यूटर को भेज दिया है। देखो समझेंगे। यह हब की तरह सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। इसमें हब की कमियों को दूर किया है। यह हब की तरह डाटा को पूरे नेटवर्क में नहीं भेजता है, बल्कि पहले चेक करता है कि कौन से सिस्टम या पोर्ट को यह डेटा भेजना है। तो हब क्या करता है? हब में जैसे कोई संदेश आता है ना, तो वो सभी कंप्यूटरों को भेजेगा। लेकिन जो स्विच है ना, वो सिर्फ उसी को भेजता है जिसके लिए वो भेजा गया है। स्विच को इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहा जाता है। स्विच को डाटा ट्रैफिक को कम कर किया जाता है। स्विच के द्वारा क्या किया जाता है? डाटा का जो ट्रैफिक है उसको कम किया जाता है। एग्जाम हेल्प की बात करें तो नेटवर्क डिवाइस और उसके कार्यों को देखते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम इस टेबल को देखने वाले हैं। आप ध्यान से देखेंगे। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, पहला है हब। इस नेटवर्क डिवाइस का काम क्या है? दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ना और नेटवर्क के आकार को बढ़ाना हब का कार्य है। दूसरा है स्विच। डाटा पैकेट फॉरवर्ड के साथ साथ डाटा फिल्टर करना, डाटा ट्रैफिक को फिल्टर करना और ट्रैफिक को क्या करना? कम करना स्विच का कार्य है। जो राउटर होता है, राउटर दो नेटवर्कों के बीच डाटा के पैकेट को माध्यम से भेजना, डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करना, किसका? राउटर का कार्य है। ब्रिज जो होता है, दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ना ब्रिज का कार्य है। डाटा ट्रांसफर के साथ साथ डाटा को फिल्टर भी करना ब्रिज का कार्य है। गेटवे की बात करें तो दो असमान, पहले ब्रिज था उसमें समान प्रोटोकॉल की बात की जा रही थी, जबकि गेटवे में दो असमान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ना इसका कार्य है। दो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरण करना, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्ट के रूप में भी जाना जाता है। रिपीटर की बात करें तो डाटा ट्रांसफर करने से पहले सिग्नल को रीजनरेट करता है और नेटवर्क के माध्यम से वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। कौन? रिपीटर। ये रिपीटर का कार्य है। अब हम आते हैं राउटर पर। नेटवर्क में जितना डाटा ट्रांसफर किया जाता है वह पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब ऐसा पैकेट टाइप का बना के भेजा जाता है, कोड टाइप का, जिसमें बीच में कोई और नहीं पढ़ सकता है ना। राउटर जो है वो पैकेट की जांच करता है और केवल उपयोगी पैकेट को ही नेटवर्क को भेजता है। तो राउटर क्या करता है? पैकेट की जांच करता है। यह पैकेट को तेजी से पहुंचाने के लिए और निर्देशित करने के लिए सबसे अच्छे मार्ग का चयन करता है। इसे मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। यह OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये राउटर है। क्या है? ये राउटर है। इसका कार्य क्या है? जो डाटा ट्रांसफर पैकेट होता है ना, उसकी जांच करना और उसको तेज गति से उस मार्ग से भेजना जो सबसे अच्छा है।
ब्रिज की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रिज के द्वारा दो समान नेटवर्कों, कैसे दो समान नेटवर्कों, दो इधर है नेटवर्क और दो इधर है, एक जैसे दोनों नेटवर्क है ये, में जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, यह प्रत्येक डाटा की जांच कर उसी नेटवर्क को भेजता है जिसके लिए डेटा बना हुआ है। डाटा ट्रांसफर के साथ साथ डाटा फिल्टरिंग का भी कार्य करता है ब्रिज। कौन ब्रिज, ये ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पे। गेटवे की बात करें तो गेटवे के द्वारा दो समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। तो इसमें भी दो समान नेटवर्कों को जोड़ा गया है, दोनों में तीन तीन कंप्यूटर हैं और एक गेटवे से जोड़ा गया है। इसका उपयोग एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में बदलने के लिए किया जाता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो गेटवे को किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। यह ओएसआई मॉडल की सभी 7 लेयरों में उपस्थित होता है। रिपीटर की बात करें तो दो कंप्यूटर नेटवर्कों के मध्य वीक सिग्नल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। यह डाटा ट्रांसफर करने से पहले सिग्नल को रीजनरेट करता है। किसी भी नेटवर्क में जितना अधिक रिपीटर का उपयोग किया जाता है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होता है। यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर में उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम का जो पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। तो एमओ से बनता है मॉड्यूलेटर और डैम से बनता है डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, डिजिटल से एनालॉग। और जब एनालॉग से डिजिटल में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो पहले होता है मॉड्यूलेशन, उसमें क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में आता है। और फिर होता है डीमॉड्यूलेशन, इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। ये आप इमेज देख पा रहे हो यहाँ पर, ये है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदला जा रहा है, ये मॉडेम लगा हुआ है यहाँ पर। अब हमें बात करनी है नेटवर्क टोपोलॉजियों की। उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे नेटवर्क टोपोलॉजी पर। तो शुरू से अभी तक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, जिसमें हमने देखा था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत नेट के माध्यम से क्या हो रहा है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। मेघराज योजना के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप है, नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निवारण करता है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यूपीआई, भीम, आधार पेमेंट, मनी ट्रांसफर, एनसीईआरटी के लिए ई पाठशाला ऐप है। और भारत सरकार की मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, पेंशन, पासपोर्ट, वीजा, ई सनद आदि भी शामिल हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम जो कि 2000 का है, इसमें हमने देखा था कि ये 2000 का है और इसमें कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसमें पहली बार संशोधन 2008 में हुआ है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है, इससे संबंधित भी कुछ बातें हमने की थी। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क को, हमने पाया कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को सूचना प्रदान करने के लिए आपस में जोड़ता है, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अर्पानेट जो है, अर्पानेट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। और कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, डाटा का संचार जो है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में होता है, यह भी देखा था। नेटवर्क के घटक देखे थे, जिसमें सर्वर, वर्क स्टेशन या क्लाइंट, संचार माध्यम, नेटवर्क कोड, कार्ड, नेटवर्क प्रोटोकॉल को देखा। फिर हम नेटवर्क डिवाइस पर पहुंचे, जिसमें हमने हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे और रिपीटर की बात की। हमने हब में देखा कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग होता है। जब हमने एग्जाम हेल्प पर आए तो हमने देखा कि हब जो है दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइस को जोड़ता है और नेटवर्क के आकार को बढ़ाने के लिए इसका कार्य किया जाता है। स्विच जो होता है, यह डाटा पैकेट फॉरवर्ड के साथ साथ डाटा फिल्टर भी करता है, डाटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है। कौन, स्विच। फिर हम राउटर पे आए तो हमने देखा दो नेटवर्कों के बीच डाटा के पैकेट को माध्यम से भेजना, डाटा ट्रैफिक को नियंत्रण करना राउटर का कार्य है। ब्रिज जो होता है वो दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ता है और डाटा ट्रांसफर के साथ साथ डाटा को फिल्टर करता है। और जो गेटवे होता है वो दो असमान नेटवर्कों को जोड़ता है। रिपीटर में डाटा ट्रांसफर करने के से पहले सिग्नल को रीजनरेट करना होता है। इतनी महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी थी। अब हम आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करेंगे।
अब हमें नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करनी है, तो देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो क्या होता है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। कुछ विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स टाइप की होती हैं जिनको केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो वो होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें हमें 5 प्रकार की टोपोलॉजी देखनी है। इनसे अक्सर क्वेश्चन देखे जाते रहे हैं एमपीपीएससी में, और आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी हमें देखनी है। 4 के तो नाम से ही आप समझ पा रहे होगी कि उनमें टोपोलॉजी किस प्रकार की बन रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम बस टोपोलॉजी की। इसे लीनियर या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। पहला पॉइंट जो है आपको याद रखना है, इसे लीनियर या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़ी होती हैं। तो ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, ये बस टोपोलॉजी का है। इसमें सभी, ये जो बस टाइप का दिख रहा है ना आपको, जैसे ये इसकी सीटें हों और ये अलग से एक बीच में रो बनी हुई है, तो ये इसमें क्या है, एक ही केबल से सारी की सारी डिवाइसें जुड़ी हुई हैं। इस टोपोलॉजी में उपयोग होने वाले केबल को बैकबोन कहा जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये केबल जो लगी हुई है, ये क्या है, ये बैकबोन है। इसमें इंफॉर्मेशन डिवाइस डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर भेजी जाती है, और डेस्टिनेशन एड्रेस मैच ना होने पर बाकी का डाटा टर्मिनेट हो जाता है। इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ होता होगा, तो उदाहरण के लिए लोकल एरिया नेटवर्क में इस टोपोलॉजी का उपयोग होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है बस टोपोलॉजी के लाभ, तो देखो इसमें एक तो लागत अधिक नहीं होती है ना, सीधी सी सिस्टम है तो लागत अधिक नहीं है। इसे में कंप्यूटर नोड को जोड़ना और हटाना आसान है। किसी कंप्यूटर के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह कहीं पे कंप्यूटर मिस्टेक कर रहा है कोई से एक, तो सारे कंप्यूटर में प्रभाव पड़ेगा। ऐसा बस टोपोलॉजी में नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे खराब हुए नोड या कंप्यूटर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा जो नोड है वो खराब हो गया है। अधिक संख्या में नोड जुड़ जाने से सिस्टम स्लो और धीमा होता है, क्योंकि एक ही केबल पे आधारित है। और मुख्य केबल के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क शट डाउन हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है, कि अगर मुख्य केबल जो एक ही केबल से सभी जुड़े हुए हैं, अगर वही खराब हो जाती है तो पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है। अब हम दूसरी टोपोलॉजी की बात करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। इसे क्या होता है, इसे सर्कुलर टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे रिंग होती ना अंगूठी, उसी प्रकार से सर्कुलर। इसमें इस नेटवर्क का अंतिम कंप्यूटर नेटवर्क के पहले कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये डायग्राम, ये है रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम, ये वाला। इसको आप देख लीजिए, अलग अलग रिंग टाइप में कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इससे जुड़े हुए हैं केबल के माध्यम से। सभी डिवाइस अपनी नज़दीकी 2 डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। अर्थात जैसे ये वाली डिवाइस है ना, एक नंबर, ये एक नंबर है तो एक इससे और एक इससे, इन 2 डिवाइसों से जुड़ा होगा। इस प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर जो है वो 2 डिवाइसों से कनेक्ट होता है। यह टोकन पास तकनीक पर कार्य करता है। तो पूछा जा सकता है रिंग टोपोलॉजी जो है किस तकनीक पर कार्य करती है, तो इसका सही आंसर होगा टोकन पास। कौन सा, टोकन पास इसका सही आंसर होगा। इसमें सभी डिवाइस एक रिपीटर की तरह कार्य करती हैं, और इसमें डेटा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो डेटा का प्रवाह कैसे होता है, ऐसे होता है, एक ही दिशा में जो है डेटा का प्रवाह होता है। क्या है रिंग टोपोलॉजी के लाभ, तो मैनेज करने में आसानी, अच्छी स्पीड प्राप्ति और इंस्टॉल करने में कम लागत लगती है। जबकि हानि है, एक डिवाइस डिस्कनेक्ट होने से सारा नेटवर्क खराब हो जाता है। अगर कोई भी डिवाइस डिस्कनेक्ट होती है, क्योंकि सभी डिवाइस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो अगर कोई भी एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाती है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में। तो अभी तक हमने पहले बस टोपोलॉजी की बात की, फिर रिंग टोपोलॉजी देख ली है। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। आप जानते हैं जो स्टार का आकार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जो ये टोपोलॉजी आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से होता है स्टार का आकार। तो ये स्टार जैसा ही होता है। सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण हब के साथ जुड़े होते हैं। ये हब लगा हुआ है और सभी कंप्यूटर क्या है, इस हब से जुड़े हुए हैं। हब कंप्यूटर को बदलकर अन्य कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर नेटवर्क की स्पीड प्रभावित नहीं होती है। आज सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी, स्टार टोपोलॉजी जो है सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली है। क्या है इसका लाभ, किसी भी नोड के खराब हो जाने पर आसानी से उसे बदला जा सकता है। जैसे देखो, समझो इस चीज को, इसका एक सबसे बड़ा ये लाभ है, जैसे ये वाला सिस्टम खराब हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, इसको सीधे हब से निकाल देते हैं और उसमें दूसरा परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन और टोपोलॉजियों में ऐसा नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब किसी चीज के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं।
तो हब के खराब हो जाने पर संपूर्ण नेटवर्क खराब हो जाता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो काय से चल रहे हैं, हब से चल रहे हैं, और अगर हब ही खराब हो गया तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है। इस टोपोलॉजी को बनाने में अधिक केबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हब से प्रत्येक सिस्टम तक अलग अलग केबल को भेजा जाता है, तो केबल की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी के। ट्री का जो हिंदी मीनिंग होता है वो पेड़ होता है, सभी जानते हैं, और इसमें क्या होता है, पेड़ की शाखाओं की तरह सिस्टम को जोड़ा जाता है। इसका निर्माण बस और स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया है। इसमें एक रूट नोड होता है और इसमें अनेक स्विच को एक ही केबल से जोड़ा जाता है। इसमें सामान्यतः ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग होता है और नोड को जोड़ने में कठिनाई, इसलिए इस टोपोलॉजी को प्रयोग में कम लाया जाता है। लाभ क्या है, नेटवर्क के विस्तार में आसानी, जबकि फॉल्ट डिवाइस को खोजने में भी आसानी होती है। साथ ही इसकी कुछ हानियां भी हैं। केबल खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क खराब हो जाता है, इंस्टॉल करने में कठिनाई होती है, और अन्य टोपोलॉजी की तुलना में ट्री टोपोलॉजी है वो बहुत महंगी है, इसीलिए इसका सबसे कम उपयोग होता है। सर्वाधिक उपयोग किसका होता है, स्टार टोपोलॉजी का। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टोपोलॉजी पर, मेश टोपोलॉजी। क्या है, मेश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो आप देख पा रहे हो डायग्राम में, इसमें क्या है, सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मेश टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है, और इसमें टोपोलॉजी का डाटा जो है किसी भी रूट से डेस्टिनेशन तक आ सकता है। इसमें डेटा फ्लो किसी भी दिशा में हो सकता है। अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी है। जिन जगहों पर नेटवर्क फ्रीक्वेंसी ब्रेक होता रहता है, मेश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्या है इसके लाभ, तो फॉल्ट डिवाइस को खोजने में आसानी होती है और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की अधिकता है। जबकि हानि क्या है, तो अन्य टोपोलॉजी की तुलना में ये सबसे महंगी है और इंस्टॉल करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। एग्जाम हेल्प की बात करें तो शॉर्ट रेंज डिवाइस की बात कर लेते हैं। क्या होती है शॉर्ट रेंज डिवाइस, तो आप देखेंगे शॉर्ट रेंज डिवाइस ऐसे रेडियो उपकरण जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप का अल्प जोखिम प्रदान करते हैं। इनकी संचार शक्ति एवं रेंज काफ़ी कम होती है। उदाहरण के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस लैन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण इसका क्या है, उदाहरण है। ये था लघुपरास युक्ति। अब हम आते हैं नेटवर्क के प्रकार पे। तो हमने टोपोलॉजी को देखा है, 5 प्रकार की टोपोलॉजी देखी है। अब हम नेटवर्क के प्रकार पर आ गए हैं। नेटवर्क के हमें 3 प्रकार देखने हैं, लैन, बैन और मैन। सबसे पहले हम लैन की बात करेंगे, फिर मैन और फिर बैन की बात करेंगे। तो सबसे पहले लैन की बात करते हैं, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो नाम इसका क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इस ऐसे ही नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाना, ताकि अच्छा रहेगा समझने के लिए। यह एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग होने वाला नेटवर्क है। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 0 से 1 किलोमीटर तक होती है, और यह एक बिल्डिंग या इमारत तक ही सीमित होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग तक ही रहते हैं, लगभग लगभग 1 किलोमीटर तक की इनकी रेंज होती है, और ये इथरनेट तकनीक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ईथरनेट तकनीक भी कहा जाता है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन की गति जो होती है तेज होती है। इसके उदाहरण में कौन आ सकता है, लैन के लोकल एरिया नेटवर्क के उदाहरण में होम वाईफाई नेटवर्क हो गया, या छोटे व्यावसायिक नेटवर्क जो होते हैं वो लैन के अंतर्गत आते हैं। एक बिल्डिंग में लगे हुए कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लैन के अंतर्गत आ सकते हैं। एक ये बिल्डिंग हो गई, इमारत हो गई, इसके अलावा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा एरिया फिर 1 किलोमीटर से तो बाहर ही चला जाएगा ना। लैन के प्रकार हैं, लैन के अलग अलग प्रकार हैं। एक तो होता है पैन, कैन, डब्ल्यू लैन, और होता है वीपीएन। तो देख लेते हैं इनको क्या होता है। पैन जो है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वो वाला पैन नहीं है दुखे दर्द तकलीफ दिए हैं, है ना, वो वाला पैन नहीं है। ये है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। यह एक छोटा नेटवर्क होता है जिसकी रेंज जो है 10 मीटर तक होती है, अर्थात एक कमरे तक ही सीमित होती है। यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया तो वो पैन का उदाहरण होगा। कैन की बात करें, कैंपस एरिया नेटवर्क, जब 2 या अधिक भवनों के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उदाहरण के लिए वाईफाई, स्कूल और कॉलेज के कैंपस में जो वाईफाई लगा होता है उसे हम कैन के अंतर्गत डाल सकते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। अब हम आते हैं डब्ल्यू लैन पर, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस आपस में बिना किसी केबल के जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसका नाम ही है वायरलेस, डब्ल्यू लगा है आगे वायरलेस, तो केबल का प्रयोग नहीं हो रहा होगा, मतलब वायरलेस, वायरलेस है यहाँ पे।
इस नेटवर्क में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो किसका? एनआईसी का प्रयोग किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। वीपीएन जो लैन का पांचवा प्रकार है वो है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें क्या होता है, डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो जब डेटा की गोपनीयता को बनाए रखना होता है ना, तो वीपीएन का प्रयोग होता है। इसमें डेटा को इनक्रिप्टेड रूप से भेजने के लिए प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह नेटवर्क हमें सिक्योरिटी के साथ किसी सर्वर से जोड़ता है। क्या करता है? सिक्योरिटी के साथ किसी भी सर्वर से जोड़ता है। कौन? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं वीपीएन। ये तो हुई नेटवर्क के प्रकारों में लैन की बात। हमने सबसे पहले देखा किसको? लैन को। तो लैन को देखा हमने कि एक इमारत तक या बिल्डिंग तक ही सीमित है। होम वाईफाई नेटवर्क इसका उदाहरण है, और इसके भी प्रकारों में हमने देखा कि पैन, कैन और डब्ल्यू लैन और बीपीएन इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं, मैन की बात करते हैं। किसकी? मैन की बात करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर बनाया गया है। इसमें नेटवर्क की रेंज जो है 0 से 100 किलोमीटर होती है। यह पूरे शहर को कवर करता है, जिसमें कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल आदि शामिल होते हैं। दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और डाटा ट्रांसफर की स्पीड इसमें लगभग 10 से 100 एमबीपीएस तक हो सकती है। ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, ये मैन का है। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, अदर बिल्डिंग, कॉलेज, एक पूरा शहर शामिल किया गया है मैन में। अब हम आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर, जो नेटवर्क का तीसरा और अंतिम प्रकार है। वाइड यानी कि वैन, यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। वैन का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं है। इस नेटवर्क की रेंज लगभग 100 किलोमीटर से अधिक है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अन्य नेटवर्कों की तुलना में कम है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत अधिक है। और इंटरनेट वैन नेटवर्क का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जिस इंटरनेट का प्रयोग करके अभी आप वीडियो देख रहे हो, वो बैन नेटवर्क का प्रयोग कर रहा है। किसका? बैन नेटवर्क का प्रयोग कर रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम उपयोगिता के आधार पे नेटवर्क के प्रकारों को देखेंगे। अभी हमने नेटवर्क के प्रकार में लैन, बैन और मैन को देखा है। अब हम उपयोगिता के आधार पे देखते हैं। उपयोगिता के आधार पे जो पहला है, उसमें आता है इंट्रानेट। क्या आता है? इंट्रानेट। इंट्रानेट यही एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः एक संगठन या कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, इंट्रानेट क्या होता है, जैसे कोई एक कंपनी है मान लो, या संगठन है कोई, वो अपने कर्मचारियों से इंटरनल कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो वो क्या करेंगे? इंट्रानेट का प्रयोग करेंगे। इंट्रानेट का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब सीधा सा है, आपको ये अंदाजा लगा लेना है जब भी ऐसा कथन कहीं लिखा है कि एक संगठन या कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर जो दूसरा प्रकार है, उसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रानेट। क्या लिखा है? एक्स्ट्रानेट। इसे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है। इसका उपयोग एक संगठन या कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब इंटरनल कम्युनिकेशन की बात हो तो उसका सही आंसर होगा इंट्रानेट, और जब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात हो तो उसका सही आंसर होगा एक्स्ट्रानेट। और जो तीसरा प्रकार है उपयोगिता के आधार पे, वो है इंटरनेट, जो कि विश्व में सर्वाधिक चर्चा का और सर्वाधिक पॉपुलर ऑप्शन है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पब्लिक नेटवर्क है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल कम्युनिकेशन में किया जाता है। तो ये थे उपयोगिता के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। पहले हमने नेटवर्क के प्रकार में लैन, बैन, मैन को देखा, और उपयोगिता के आधार पर इंट्रानेट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, एक्स्ट्रानेट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, और इंटरनेट जो कि पब्लिक नेटवर्क है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। आई होप कि वीडियो में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी। एक गिलास पानी और दे दियो, जल्दी लाओ। क्या है, देखो, कंटेंट को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अदर चैनल की तरह या और चैनल की तरह और क्लासेस लेते हैं लोग, घंटों क्लासेस ले रहे हैं और समझाए जा रहे हैं, ऐसा अपना मसला नहीं है। एक मिनट रुकेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं वापस से।
एक नेटवर्क वातावरण में निम्न मुख्य सर्वर शामिल होते हैं। तो कोई नेटवर्क होता है, उसमें किस किस सर्वर की आवश्यकता होती है, उनकी बात करते हैं। तो एक तो फाइल सर्वर की आवश्यकता होती है, एक होता है प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर यानी कि एप्लीकेशन सर्वर जिसे आप कह सकते हो, इंग्लिश नाम याद रखना है एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वर्चुअल मशीन, एफटीपी सर्वर बहुत महत्वपूर्ण है ये, और डाटाबेस सर्वर, साथ ही मेल सर्वर की आवश्यकता होती है। ये कुछ गूगल क्रोम की शॉर्टकट की लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि आ भी जाए, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देख लेना एक बार। अब हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की। पहला जो पॉइंट है ओएसआई मॉडल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में, तो ओएसआई मॉडल का विकास जो है 1980 में किया गया है। कब किया गया है ओएसआई मॉडल का विकास? 1980 में ओएसआई मॉडल का विकास किया गया है, और इसके विकास का जो श्रेय है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूएसए को दिया जाता है। नेटवर्क किस तरह कार्य करता है उसे समझने के लिए ओएसआई मॉडल तैयार किया गया है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, और इन लेयर को जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनसे कभी क्वेश्चन ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, ये विशेष जरूर जानने की जरूरत है। देखो, फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है। सबसे पहली व निचली लेयर होती है फिजिकल लेयर। तो ऐसे सीधे पूछा जा सकता है कि ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, तो उसका सही आंसर होगा फिजिकल लेयर। क्या होता है? उसका सही आंसर होगा फिजिकल लेयर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओएसआई मॉडल में सबसे निचली लेयर को क्या कहते हैं, तो उसका भी सही आंसर होगा फिजिकल लेयर। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किसका उपयोग किया जाता है? इंटरफेस रिपीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? इंटरफेस रिपीटर का। एप्लीकेशन लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी और आखिरी लेयर है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि एप्लीकेशन कौन सी लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर है, तो इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है। तो प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है? देखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसे यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है, और 4 ऑप्शन होंगे जिनमें एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर जो है इसका सही आंसर होगा। फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिकल लेयर को बिट यूनिट कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर कहा जाता है। फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर को सामूहिक रूप से मीडिया हार्डवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर को सामूहिक रूप से होस्ट सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? इनके सामूहिक नाम है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। देखो, ओएसआई मॉडल की जो सबसे निचली लेयर होती है ना, उसको फिजिकल लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएस मॉडल की सबसे निचली और पहली लेयर को फिजिकल मॉडल कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और जो ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर है ना, उसे एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। और एप्लीकेशन लेयर ही ओएसआई मॉडल की आखिरी लेयर है। कौन सी है? आखिरी लेयर है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है जो 2013 में आया भी है, सॉरी 2013 में नहीं, 2023 में। ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरफेस रिपीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? इंटरफेस रिपीटर का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजर इंटरफेस लेयर कहा जाता है। इतना भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या है, 1-2 बार रिवीजन कर लेना। अगर आप ये सोचते हो कि बिना रिवीजन करे जाएंगे, एक बार चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो ये एमपीपीएससी है। यहाँ 100 क्वेश्चन करने होते हैं जीएस के, सीधे सीधे, है ना। 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो कट ऑफ है वो 80 क्वेश्चन के आसपास रह रहा है। एक एक क्वेश्चन की गलती होने पर आप बाहर हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाएं, ताकि आपको जो वहाँ जाके कन्फ्यूजन रहे ना, वो नहीं रहना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। किसकी? टीसीपी आईपी मॉडल की।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल मॉडल इसे कहा जाता है, और इसका मॉडल का जो विकास है यूएसए की रक्षा विभाग एजेंसी DARPA के द्वारा 1970 में किया गया था। इस मॉडल को प्रोटोकॉल मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईपी मॉडल को प्रोटोकॉल मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में 4 लेयर होती हैं। एक तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर, कौन सी? नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। जो टीसीपी आईपी मॉडल है इसमें 4 लेयर होती हैं। तो कौन कौन सी? नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये कैसे याद होंगी? एक दो बार आपको इनको बोल के देख लेना है तो याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे। यह है टीसीपी। देखो ये सबसे निचली लेयर है, ये जो आप देख पा रहे हो सबसे निचली लेयर है, ये टीसीपी आईपी की सबसे निचली लेयर है। और इस लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर और लिंक लेयर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंक लेयर किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस लेयर को। ये टीसीपी आईपी की जो है सबसे निचली लेयर होती है, और इस लेयर के द्वारा डाटा को किस नेटवर्क में सेंड करना है यह तय किया जाता है। इंटरनल लेयर की बात करते हैं। किसकी? इंटरनल लेयर, जिसे नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इसे नेटवर्क लेयर की तरह कार्य करती है, और नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न डिवाइसों के बीच लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना है। क्या है? लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो इस लेयर का जो मुख्य कार्य है ट्रांसमिशन का है। किसका है? ट्रांसमिशन का। इसे होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहा जाता है। और इस लेयर में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। एक तो होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। दूसरा होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो आखिरी लेयर होती है सबसे ऊपरी लेयर टीसीपी आईपी की, उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे अंतिम लेयर है। इसे प्रोसेस लेयर भी कहा जाता है, और इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जैसे HTTP, FTP और DNS आदि का प्रयोग किया जाता है। अब हम डाटा संचार वाले टॉपिक पर पहुंच गए हैं। डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन को देखना है। तो अभी हमने क्या देखा है? देखो हमने देखा है 2 प्रकार के मॉडल। एक तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें 7 लेयरें देखी हैं हमने। और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर जो है, कनेक्शन मॉडल जो है OSI मॉडल, इसका विकास 1980 में किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और इसमें 7 लेयरें होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, और पहली और जो सबसे निचली लेयर होती है उसे फिजिकल लेयर कहते हैं। ये हमने देखा है। इसमें हमने बहुत सी और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा। उसके बाद हम आए थे TCP IP मॉडल पे, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसका विकास भी अमेरिका की रक्षा विभाग एजेंसी के द्वारा 1970 में किया गया था। TCP IP मॉडल में भी हमने 4 लेयर देखी: नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनल लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे ऊपरी लेयर है, और नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है वो सबसे निचली लेयर है। इसको हमने देखा है। अब हम डाटा संचार की बात करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि क्या होता है डाटा संचार, डाटा संचार के घटक क्या हैं, डाटा सिग्नल के प्रकार क्या हैं। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं डाटा संचार टॉपिक में उसको देख लेते हैं। और डाटा संचार की विधियाँ क्या हैं, डाटा संचार के प्रकार क्या हैं, प्रमुख प्रोटोकॉल, भारत के प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर और अभ्यास प्रश्न पुस्तिका को देखेंगे। तो क्या होता है डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन? देखो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश या सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती हैं। इसी को बोला जाता है डेटा संचार कहलाता है। जब एक कंप्यूटर से डाटा हो गया है ना, निर्देश हो गए, सूचनाएं हो गई, इनको क्या किया जाता है? दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाया जाता है। तो उसी को कहते हैं डेटा संचार। यह प्रक्रिया संचार चैनल के माध्यम से पूरी की जाती है, और डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यही कहलाता है डेटा संचार। देखो डेटा संचार के कुछ घटक हैं, जैसे एक हो गया सेंडर, जिसे प्रेषक ये बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सूचना, मीडियम माध्यक, रिसीवर प्राप्तकर्ता, और प्रोटोकॉल संदेश भेजने और प्राप्त करने के नियम जो होते हैं उसको कहा जाता है डाटा संचार के घटक। सेंडर, इंफॉर्मेशन, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। डाटा सिग्नल के प्रकार में डिजिटल सिग्नल होता है और एक होता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? इस सिग्नल में डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है।
बाइनरी संख्या 0 और 1 के रूप में किया जाता है, जैसे थर्मामीटर। और एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, एनालॉग सिस्टम में डाटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन किसका है, एनालॉग सिस्टम का उदाहरण है। अब हम डाटा संचार की विधियों की बात करते हैं, तो हमें 3 प्रकार की विधियां देखनी है। एक तो सिंपलेक्स, दूसरा है अर्ध डुप्लेक्स और तीसरा है पूर्ण डुप्लेक्स। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, 3 विधियां हमें डाटा कम्युनिकेशन की देखनी है। ये मेथड हैं तीनों। सिंपलेक्स मेथड जो है, ये कहता है कि इसमें डेटा का जो फ्लो है एक ही दिशा में होगा। सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है, डेटा का फ्लो एक ही दिशा में होता है। इसमें एक ही साइड से डेटा जा सकता है बस। एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डेटा भेजा जा सकता है और रिसीवर के द्वारा सेंडर को वापस संदेश नहीं भेजा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेडियो। रेडियो के द्वारा क्या होता है, आप तक जानकारी तो आती है लेकिन आप रेडियो को वापस से जानकारी नहीं भेज सकते हो। ये है सिंपलेक्स मेथड का उदाहरण। इसमें क्या होता है, डाटा का जो फ्लो है एक ही दिशा में होता है। ये सेंडर है और ये क्या कर रहा है, ये डाटा को भेज रहे हैं रिसीवर के पास, और ये रिसीवर है। रिसीवर प्राप्त तो कर सकते हैं डेटा को, लेकिन वापस नहीं भेज सकते हैं। अब हम आते हैं हाफ डुप्लेक्स मेथड पर। हाफ डुप्लेक्स मेथड जो है, इसमें क्या होता है, इसको टू वे अल्टरनेट या एथर वे भी कहा जाता है। इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। तो सेंडर रिसीवर इस साइड भी होता है और सेंडर रिसीवर इस साइड भी होता है। ये भी प्राप्त कर रहा होता है जानकारियों को और ये भी प्राप्त कर रहा होता है, साथ ही ये भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है। दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का फ्लो होता है। तो एक साथ दोनों साइड डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ऐसा होता है ना, कि एक बार में एक ही साइड डेटा जाता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉकी टॉकी। क्या है, वॉकी टॉकी इसका उदाहरण है। हैंडल हेड ट्रांसीवर, सेंडर रिसीवर दोनों ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और एक समय में एक ही जन डेटा का ट्रांसफर कर सकता है। अब आते हैं हम फुल डुप्लेक्स मेथड पर। फुल डुप्लेक्स मेथड जो है, इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। एक ही समय में दोनों ओर से डेटा फ्लो हो सकता है। इसे सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक समय में दोनों दिशाओं से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन चैटिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सा, मोबाइल फ़ोन चैटिंग जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा डाटा संचार की विधियां। इसमें हमने सिंपलेक्स देखा जिसमें एक ही साइड से डेटा जा सकता है। अर्ध डुप्लेक्स जिसमें दोनों साइड से डेटा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही साइड से जाता है। और पूर्ण डुप्लेक्स इसमें एक साथ दोनों साइड डेटा भेजा जा सकता है। ये थी डाटा संचार की विधियां। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं एग्जाम। देखो सिंपलेक्स के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। सिंपलेक्स के जो उदाहरण दिए हुए हैं, रेडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और रिमोट, ये क्या है, सिंपलेक्स मेथड के उदाहरण है। और हाफ डुप्लेक्स के उदाहरण में वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, मैक्स, फैक्स मशीन, ये उसके उदाहरण। फुल डुप्लेक्स में मोबाइल फ़ोन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें दोनों साइड से डाटा आ जा सकता है। देखो सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड को देख लेते हैं। तो सिंपलेक्स मोड में डाटा का संचार यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और एक डिवाइस केवल डेटा भेज सकती है लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकती है, जैसे रेडियो और टेलीविजन इसका उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में संचार बाय डायरेक्शनल होता है। पहले वाले में यूनिडायरेक्शनल होता था और हाफ डुप्लेक्स में बाय डायरेक्शनल होता है। दोनों डिवाइस डेटा भेज सकती हैं और प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन एक समय में एक ही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड में बाय डायरेक्शनल होता है। दोनों डिवाइस एक साथ डेटा भेज सकती हैं और एक साथ प्राप्त भी कर सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेलीफोन। अब हम बात करते हैं संचार के माध्यमों की। अलग अलग माध्यमों को हमें देखना है। तो क्या होता है संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं। उदाहरण के लिए केबल हो गया, वाईफाई हो गया, फाइबर ऑप्टिकस हो गया, सैटेलाइट हो गए। इन वर्गीकरणों को दो प्रकार से समझेंगे, एक तो गाइडेड मीडियम और एक होता है अनगाइडेड। निर्देशित और अनिर्देशित, दो प्रकार के मीडियम हमें देखने हैं संचार के माध्यम के वर्गीकरण में। सबसे पहले हम गाइडेड मीडियम की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। जब डाटा का ट्रांसमिशन जो है वो किसके माध्यम से, केबल के माध्यम से किया जा रहा है, तो कैसा होगा, गाइडेड मीडियम होगा। और निर्देशित ट्रांसमिशन मीडिया को वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। उच्च गति, सुरक्षित और तुलनात्मक रूप से कम दूरी के लिए इसका उपयोग होता है। एक केबल
कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, सिल्वर के बने होते हैं। इसके उदाहरण में कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल शामिल हैं। अब बात करते हैं हम अनगाइडेड मीडियम की। देखो, जो गाइडेड है उसमें हमने क्या देखा कि इसमें केबल की सहायता से, जबकि जो अनिर्देशित है, अनगाइडेड है, उसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? डाटा का जो ट्रांसमिशन है वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से होता है। उसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। अनगाइडेड मीडियम को वायरलेस या अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। संकेतों का हवा के माध्यम से प्रसारण कम सुरक्षित और अधिक दूरी के लिए किया जा सकता है। देखो, अनगाइडेड का अधिक दूरी के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या है, केबल थोड़ी बिछाते रहोगे लंबी दूरी के लिए, नहीं ना। तो क्या करते हैं, फिर अनगाइडेड का प्रयोग करते हैं संचार के माध्यम में। तो हम देख रहे हैं संचार के माध्यमों को, जिसमें हमने दो प्रकार के माध्यम देखे हैं, एक तो गाइडेड और दूसरा देखा है अनगाइडेड। इसमें भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसके जो उदाहरण हैं वो देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है, जबकि अनिर्देशित यानी कि अनगाइडेड में रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है। गाइडेड कम्युनिकेशन मेथड जो है ना, गाइडेड कम्युनिकेशन, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं पहले। इसमें इसे ईथरनेट केबल के नाम से जाना जाता है। इस केबल का उपयोग छोटी दूरी लैन नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन में किया जाता है। इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं और ऊपर अभ्रक की परत का जैकेट लगा होता है। दोनों में से एक तार सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरा अर्थिंग के लिए उपयोग होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल की आवृत्ति रेंज जो है 0 से 3.5 किलो हर्ट्ज हो सकती है। ट्विस्टेड पेयर केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात करें तो इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसमें? फाइबर ऑप्टिकल केबल में। इसमें धातु के तारों की जगह धातु के तारों का प्रयोग नहीं होता है, गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग किया जाता है। किसमें? फाइबर ऑप्टिकल केबल में। ये केबल हल्की और तीव्र गति की होती हैं। कैसी होती हैं? हल्की भी होती हैं और तीव्र गति की भी होती हैं, और इसमें डाटा का संचरण प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। यह माध्यम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्यरत है। कौन सा? फाइबर ऑप्टिकल केबल। कोएक्सियल केबल की बात करते हैं तो इस केबल के उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित किया जाता है। कोएक्सियल केबल के द्वारा क्या होता है, उच्च आवृत्ति वाले जो डेटा होते हैं उनको संचारित किया जाता है। इस केबल को जमीन के नीचे बिछाया जाता है। तो जो कोएक्सियल केबल होती है ना, उसको जमीन के नीचे बिछाया जाता है। इस केबल में केंद्र में ठोस तार होता है जो कुचालक तार से घिरा होता है। कोएक्सियल केवल बेस बैंड मोड और ब्रॉडबैंड मोड, दो श्रेणियों को सूचना प्रसारित करती है। इसका उपयोग टेलीविजन नेटवर्क में अधिक किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड कम्युनिकेशन मेथड जो हैं उनकी। तो इसमें रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है। इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है, और रेडियो वेव की जो आवृत्ति है वो 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज होती है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर्ड तकनीक से सस्ता होता है। यह माध्यम वर्षा, धूल, बर्फ आदि से प्रभावित होता है। अब आते हैं माइक्रोवेव पर। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है, इसमें डेटा रेडियो सिग्नल की तरह संचारित होता है, और इस सिस्टम में भी डेटा का कम्युनिकेशन आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। माइक्रोवेव की सीमा आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। ये एमपीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। तो माइक्रोवेव कैसी तरंगें होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। एकल दिशात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? एकल दिशात्मक होती हैं, और खराब मौसम होने पर यह सिस्टम प्रभावित होता है। इसका उपयोग टेलीविजन प्रसारण में किया हो जाता है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन की बात करें तो यह छोटी दूरी लैन में डाटा कम्युनिकेशन करने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये तरंगें ठोस ऑब्जेक्टिव जैसे कि दीवार आदि के आर पार नहीं जा सकती। इंफ्रारेड की उच्च आवृत्ति 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है, और इंफ्रारेड का उपयोग टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि में किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल की।
देखो, इसमें सूचनाओं के नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का तो मीनिंग आप जानते ही हो, है ना? ऐसे ही कंप्यूटर की शब्दावली में भी ना जो नेटवर्कों के नियम होते हैं ना, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। कुछ उदाहरण हैं जिसमें पहला है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और यह डाटा को छोटे पैकेट्स में विभाजित करके डेस्टिनेशन तक भेजता है। क्या? आईपी टीसीपी प्रोटोकॉल। दूसरा है एमटीपी, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल और भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। किसका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। किस पर संचालित होता है? पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। तो पूछा जा सकता है कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये कितने नंबर पोर्ट पर संचालित होता है? तो ये 25 नंबर पोर्ट पर संचालित होता है। समाचार पन्नों की बात करें, भारतीय इंटरनेट के जनक और विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का निधन हो गया है। ये बहुत दुख की बात है। देखो, आईसीपी, टीसीपी और एसएमटीसीपी की बात, अब हम बात करते हैं एचटीटीपी। किसकी? एचटीटीपी। इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने का काम करता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रयोग प्रोटोकॉल का। क्या होता है? कंप्यूटर और सर्वर के बीच फाइल के ट्रांसफर के लिए एफटीपी का प्रयोग करते हैं। गोफर, गोफर क्या है? गोफर एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। गोफर जो है एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट सर्च करना तथा प्राप्त कर प्रदर्शित करता है। तो गोफर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर जैसा है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट सर्च करता है और उसे प्राप्त करता है। टेलनेट क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर को संचालित करने में यह प्रोटोकॉल मदद करता है। कौन सा? टेलनेट। इसके लिए रिमोट लॉगिन की जरूरत होती है और उदाहरण के लिए टीम व्यूअर हो गया, एनी डेस्क हो गया, इसका उदाहरण है ना? इसके अलावा कुछ और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया, पीओपी हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, यूडीपी हो गया, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, मैक हो गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, एआरपी हो गया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डीएनएस हो गया, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, और आईजीएमपी हो गया, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। देखो, इन प्रोटोकॉलों को, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन टाइप का हो जाए। रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। देखो, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सूचनाओं के कुछ नियम होते हैं। पहले तो हमने देखा, इसमें हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को देखा और हमने देखा कि ये जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स में सूचनाओं को, डाटा को विभाजित करके डेस्टिनेशन तक भेजता है। इसके बाद हमने एसएमटीपी की बात की जो इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है? पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। इसमें हम ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा होती है एसएमटीपी में। उसके बाद हमने एचटीटीपी को देखा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का काम करता है। कौन? एचटीटीपी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद जब हमने चौथे नंबर का देखा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है? इसमें फाइल ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोफर की बात की, हमने देखा कि गोफर जो है दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट सर्च कर सकता है। कौन सा? गोफर। और टेलनेट जो है वो रिमोट लॉगिन की जरूरत होती है और इसमें क्या होता है? एक अन्य दूर बैठे कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को दूर बैठकर भी कंप्यूटर को संचालित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं टेलनेट। कुछ अन्य नेटवर्क प्रोटोकॉल हमने देखे हैं और उनको आप दोबारा से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एग्जाम हेल्प की बात करें तो स्पेस एक्स क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स जो है एलन मस्क के द्वारा 2002 में स्थापित एरो स्पेस कंपनी है। स्पेस एक्स, इसने स्पेस नेट नाम से 60 सैटेलाइट का एक समूह
लियो कक्षा में स्थापित किया है। इसने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अब हम बात करेंगे भारत में प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से हैं। भारत में प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर में जो नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण है VSNL का, विदेशी संचार निगम लिमिटेड का। इसकी जो स्थापना है विदेशी संचार निगम लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1986 में की गई है और इसके द्वारा 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। तो जो VSNL है, उसी ने ही भारत में सबसे पहले 1995 में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1986 में। VSNL का फुल फॉर्म क्या है? विदेशी संचार निगम लिमिटेड है। और इसके जैसा नाम मिलता जुलता है BSNL, जिसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी जो शुरुआत है 15 सितंबर 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। यह विगत कई वर्षों से घाटे में रहती है, इसीलिए इसे व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड 2000 में स्थापित की गई, मुख्यालय दिल्ली में है और व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं MTNL की। देखो, MTNL का पूरा नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। 1 अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना हुई। कब? 1 अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही है, MTNL का। तो भारत में प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हमने VSNL को देखा, BSNL को देखा, BSNL को देखा और MTNL को देखा। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, जो VSNL है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपको देखना है ऑप्शन में 1986। अगर ये पूछा जाए कि भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला प्रमुख पहला सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो इसका सही आंसर होगा BSNL। क्या होगा? BSNL जो है इसका सही आंसर होगा। इसका निजीकरण कब किया गया? तो 2002 में इसका निजीकरण किया गया है, यह भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राई की। किसकी? ट्राई की। देखो, इसका पूरा नाम जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्या है इसका पूरा नाम? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है और यह स्थापना जो है 1997 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई का फुल फॉर्म एक तो याद रखना है आपको, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। साथ ही जो इसकी स्थापना है 1997 में और जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, यह भी याद रखना है। जब किसी ग्राहक को टेलीकॉम ऑपरेटर के प्रति शिकायत करनी होती है तो वह शिकायत ट्राई को ही करता है। जैसे कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है के प्रति शिकायत करनी है किसी ग्राहक को, तो वो कहाँ शिकायत करेगा? ट्राई में शिकायत करेगा। इसके बाद यदि कोई ऑपरेटर दिए गए रोल रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो ट्राई उसके प्रति क्या करता है? कार्यवाही करता है। ट्राई करता है कार्यवाही। अब हम प्रमुख मोबाइल और डाटा संचार संबंधी कंपनियों को देखने वाले हैं। तो देखो, पहली जो कंपनी है वो है नोकिया। कौन सी कंपनी है? पहली कंपनी है नोकिया। नोकिया जो कंपनी है उसकी जो मुख्यालय है वो फिनलैंड में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? फिनलैंड में है और इस नोकिया की जो स्थापना है 1865 में की गई थी। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख मोबाइल कंपनी है मोटोरोला है, ये 1928 में स्थापित हुई है और इसका मुख्यालय शिकागो USA में है। सैमसंग जो है सियोल दक्षिण कोरिया में इसका मुख्यालय है और 1938 में इसकी स्थापना हुई। एप्पल, ये पूछा जा सकता है एप्पल से, 1976 में इसकी स्थापना हुई, कैलिफोर्निया USA में एप्पल का मुख्यालय है, 1976 में इसकी स्थापना हुई है। ब्लैकबेरी की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई और ओंटारियो कनाडा में इसका मुख्यालय है। लेनोवो जो है 1984 में स्थापित हुआ और हांगकांग चीन में इसका मुख्यालय है। भारतीय एयरटेल नई दिल्ली में मुख्यालय है और 1995 में स्थापना हुई और जो गूगल है कैलिफोर्निया USA में मुख्यालय है और 1998 में गूगल की स्थापना हुई है। रिलायंस जियो की बात करें तो 2007 में आया और मुंबई में मुख्यालय है और वीवो की बात करें तो इसका मुख्यालय चीन में है और 2009 में इसकी स्थापना हुई। वोडाफोन आइडिया जो है 2018 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय जो है गांधीनगर में है। अब हम देखेंगे भारत में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और क्या कहते हैं उनको, ये देखने वाले हैं हम। तो एक होता है डायल अप कनेक्शन। क्या होता है? डायल अप कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? डायल अप कनेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने डिवाइस को फोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है। इसमें टेलीफोन को मॉडेम से जोड़ा जाता है
और डायल अप कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन से स्विच कनेक्ट लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है। इसमें फ़ोन के द्वारा कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो डायल अप कनेक्शन में फ़ोन के द्वारा कॉल सुविधा नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को एक इंटरनेट के माध्यम से मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है डायल अप कनेक्शन में। लीज्ड लाइन कनेक्शन की बात करते हैं। ये दूसरा जो है लीज्ड लाइन कनेक्शन है। इसमें क्या होता है, एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और आईपीएस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जुड़ा रहता है। इसे प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन में डाटा इंटरनेट की स्पीड स्थिर रहती है और इसका उपयोग किसी विशेष संस्थान के द्वारा ही किया जाता है। किसमें? लीज्ड लाइन कनेक्शन में। आईएसडीएन की बात करें, आईएसडीएन लाइन की बात करें तो यह डायल अप सर्विस का ही संशोधित रूप है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन डिजिटल के रूप में किया जाता है। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है और यह कनेक्शन यूजर को डिजिटल टेलीफोन लाइन पर डेटा, वॉइस या वीडियो कंटेंट भेजने की जो है अनुमति देता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें तो ब्रॉडबैंड, जो कि ब्रॉडबैंड विड्थ विड्थ का शॉर्ट नाम है, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कोआक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है बहुत हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। डीएसएल कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये क्या होता है? इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है इसमें भी एक प्रकार का, और इसमें फ़ोन लाइन को डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है। जो फ़ोन लाइन होती है सीधे उसको डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है और मॉडेम को फिर जोड़ा जाता है कंप्यूटर से सीधे। डीएसएल कनेक्शन में यूजर इंटरनेट एक्सेस करते समय फ़ोन कॉल कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज कर रहे हो उस समय भी आप फ़ोन कॉल का प्रयोग कर सकते हो। डीएलएस मॉडेम टेलीफोन लाइन से प्राप्त होने वाले कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है। इसमें यूजर तेजी से डाटा को डाउनलोड कर सकता है। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भारत में जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं उसमें पहला है डायल अप कनेक्शन। उसके बाद हमने लीज्ड लाइन कनेक्शन को देखा। फिर हमने देखा आईएसडीएन लाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, साथ ही डीएसएल कनेक्शन को भी देखा जिसमें कॉल को साथ में अटेंड किया जा सकता है इंटरनेट के साथ साथ। अब हम कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं जिसमें वायर या केबल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, लाईफाई हो गया, वाई मैक्स हो गया, हॉट स्पॉट हो गया, जीएसएम और सीडीएमए हो गया। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ क्या होता है, इससे आप परिचित होंगे। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को आदान प्रदान किया जाता है। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि शॉर्ट रेंज है इसकी। कैसी है? शॉर्ट है। ब्लूटूथ का उपयोग अनेक सारे डिवाइसों जैसे कि हेडफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डोगल, कंप्यूटर डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि में होता है। ब्लूटूथ तकनीक में 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अधिकतम 7 डिवाइस को ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है और इसका आविष्कार जो है 1994 में डॉक्टर जेप हार्टसैन ने किया था। किसने? जेप हार्टसैन ने किया था। डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर इस डिवाइस का नामकरण किया गया है और ब्लूटूथ का उपयोग जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, पैन में किया जाता है। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये किसका, जो हमने लैन मैन देखा है उसमें लैन होता है, उसका ही एक प्रकार होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ के बाद हम बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई का जो पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी है। क्या है पूरा नाम? तो पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी है। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी है। इसका जो आविष्कार है 1991 में जॉन सुलीवान ने किया था। किसने किया था वाईफाई का आविष्कार? जॉन ओ सुलीवान ने वाईफाई का आविष्कार किया और वाईफाई की मदद से हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई की रेंज सामान्यतः 100 मीटर तक होती है। वाईफाई तकनीक में 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग लैन लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। लाईफाई की बात करें तो इसे लाइट फिडेलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है?
लाइट फिडेलिटी है और इसका जो आविष्कार है हेराल्ड हॉस ने किया है। किसने? हेराल्ड हॉस ने लाइफाई का आविष्कार 2011 में किया है। यह उच्च गति से संचार करने वाली वायरलेस तकनीक है। इसमें डाटा भेजने के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड से और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डाटा भेजने के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और डाटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का उपयोग होता है। किसमें? लाइफाई में। एक और है जो बहुत चर्चा में रहता है, बाईमैक्स। क्या है? बाईमैक्स। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटर इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। इसकी रेंज जो है 20 से 25 किलोमीटर तक होती है। बाईमैक्स के द्वारा हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किया जाता है। हॉटस्पॉट की बात करें तो इसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट तकनीक भी कहा जाता है। हॉटस्पॉट एक फिजिकल लोकेशन होता है जिसमें भीतर आप इंटरनेट को 30 से 60 फीट तक एक्सेस कर सकते हो। वायरलेस रूप से मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है, तो इससे आप पहले से ही परिचित हैं। अब हम बात करते हैं सिम की। जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है, जीएसएम, उसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। यही एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। कैसी तकनीक है? यही एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस लिए? इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है। जीएसएम, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, में सभी मोबाइल फ़ोन एक सिम कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए EDGE इनहेंस डेटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। CDMA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है इसका फुल फॉर्म? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। यही एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तकनीक है। इसका प्रयोग सामान्यतः मोबाइल फ़ोन के संचालन में किया जाता है और इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए EVDO एवोल्यूशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड का प्रयोग किया जाता है। जो अगला है RPC, रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल। रिमोट प्रोसीजर कॉल में क्या होता है? एक नेटवर्क प्रोग्रामिंग मॉडल या इंटर प्रोसेसर संचार तकनीक है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G की शुरुआत कैसे हुई। तो जो 1G है, 1G की जो शुरुआत है वो यूएसए में की गई थी 1980 में, और 2G की शुरुआत जो है वो फिनलैंड में की गई थी 1990 में। इसके 10 साल बाद 3G की शुरुआत हुई 2000 में, और 4G की जो शुरुआत है वो 2010 में हुई दक्षिण कोरिया में। तो 4G की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी दक्षिण कोरिया में। और 5G की जो शुरुआत है इसकी भी शुरुआत 2020 में हुई है दक्षिण कोरिया में। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। तो 1G की शुरुआत 1980 में यूएसए में, प्रत्येक 10 साल के अंतर से शुरुआत हो रही है। 2G की फिनलैंड में, 3G की जापान में, 4G की शुरुआत दक्षिण कोरिया और 5G की शुरुआत भी दक्षिण कोरिया में ही हुई है। एक एक करके अब हम इनकी विस्तार से जानकारी देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन जो है इसकी शुरुआत 1980 में यूएसए में हुई थी। इसकी जो ट्रांसफर गति है, डाटा ट्रांसफर गति 2.4 kbps है। क्या है? 2.4 kbps है और एनालॉग सिस्टम पर आधारित है। फ़ोन में केवल 22 कॉल सपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। इसमें कॉल ड्रॉप, कम सिक्योर और फ़ोन की लो बैटरी जैसी कमियां थीं। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1990 में फिनलैंड में हुई। डाटा ट्रांसफर गति जो है वो 64 kbps कर दी गई। कितनी कर दी गई? इसमें 64 kbps की जो डाटा ट्रांसफर गति थी, डिजिटल सिग्नल पर आधारित थी। और इसमें फ़ोन में SMS, MMS, कॉल होल्ड, कैमरा और मेल जैसी सुविधाएं प्रदान की गई 2G में। फिर 3G का समय आ गया 2000 के आसपास, और जापान में शुरुआत हुई। इसमें क्या किया गया? 2 Mbps की ट्रांसफर गति मिली। फ़ोन में हैवी गेम्स, वीडियो डाउनलोड, पिक्चर शेयरिंग, डाटा प्लान और वीडियो कॉलिंग पिक्चर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। कब? 3G के समय में। जैसे ही 4G जनरेशन आई 2010 में दक्षिण कोरिया के द्वारा इसको शुरुआत हुई, ट्रांसफर गति जो है वो 100 Mbps हो गई। फ़ोन में HD वीडियो चलने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, 3D वर्चुअल रियलिटी, मोबाइल वेब एक्सेस की शुरुआत की गई। और जब फिफ्थ जनरेशन की क्या विशेषता है? इसकी भी शुरुआत तो दक्षिण कोरिया से ही हुई है। इसमें जो 1 Gbps की गति होती है, कितनी होती है? डाटा ट्रांसमिशन की गति होती है 1 Gbps।
यानी कि 1 GB पर सेकेंड, सोचो कितनी स्पीड है ना। और अभी तो 6G लॉन्च हो रहा है। फ़ोन में अधिक बैटरी बैकअप, अधिक सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग, वॉइस असिस्टेंट, 4K वीडियो आदि में सुधार के साथ साथ सुविधाएं शुरू शुरू की गई। मध्य प्रदेश में 5G की जो शुरुआत है उज्जैन महाकाल लोक से हुई है। कहाँ से? उज्जैन महाकाल लोक से इसकी जो शुरुआत हुई है। अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द रही हैं। तो प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम में कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। क्या है ये? टेलनेट है। तो एक टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट एक पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। क्या है ये? टेलनेट है। इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। ये क्या है? DSL है। एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, एक प्रकार का जो क्या करता है, एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। DSL। क्या? DSL। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। और जो चौथा पॉइंट है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो ये सही है कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। कौन? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला जो फैक्ट है जो कि आयोग के इर्द गिर्द रहा है पहले भी, इंटरफेस रिपीटर जो है का उपयोग OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। तो इंटरफेस रिपीटर जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है। कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI एक ऐसी तकनीक है जो खाली स्थान दस्तावेजों को बनाती है और संभालती है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है ना वो डायनामिक दस्तावेजों को बनाती है। किसको? डायनेमिक दस्तावेजों को बनाती है। लास्ट पॉइंट है जो हमारा आज का, माइक्रोवेव की सीमा आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। तो माइक्रोवेव की जो सीमा आवृत्ति है वो कितनी होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो हमारा कंटेंट है निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सहयोगी होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हम अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट इस पर देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रदान करें। आपको एक और जानकारी दे दें कि इसके बाद जो है अगली क्लास इंटरनेट की है जो अभी आपको देखने को मिलेगी, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और जो कल है, आने वाले कल में सोशल नेटवर्किंग साइट और साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इंटरनेट वाला टॉपिक आज ही वीडियो आएगा और सोशल नेटवर्किंग साइट और साइबर सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है वो कल आएंगे दोनों टॉपिक। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिएगा, साथ ही अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।